हाय गाइस, रिसेंटली पोको F5 लॉन्च हुआ और इस फोन में जो प्रोसेसर देखने को मिलता है ना, बिल्कुल क्रेजी है। 30,000 रुपए के नीचे इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस और कोई फोन नहीं लेकर आ रहा। बट एक प्रॉब्लम है, मार्केट में iQOO Neo 7 और Nothing Phone 1 जैसे लेजेंडरी फोन्स अवेलेबल है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये पोको F5 कहाँ स्टैंड करता है मार्केट में। आज मैं इसी चीज का जवाब दूंगा एकदम क्लियर तरीके से। और सेकंड सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे से हर कोई पूछता है, क्या हमें पोको पे ट्रस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इनके मदरबोर्ड डेड हो रहे हैं। बहुत कुछ यहाँ पर सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हुई है पिछले कुछ टाइम में। इन चीजों का भी मैं आज जवाब दूंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संजय, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अच्छा, एक और बात, जैसे जैसे आप वीडियो को पूरा देखोगे ना, आपको इतना पता लगेगा कि पोको F5 में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए गए हैं, मामूली कॉम्प्रोमाइजेस किए गए हैं, जिससे इतना अमेजिंग ये प्रोसेसर दे सके। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, लास्ट ईयर पोको F4 आया था, इसमें ग्लास बैक पैनल देखने को मिलता था, लेकिन पोको F5 में यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट दिया है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, प्लास्टिक बॉडी मुझे कभी भी कमी नहीं लगती। खैर, ये मेरा टेक है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, खैर ये चीज सब्जेक्टिव होती है। इस फोन के लुक्स जो है ना, मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग है। इसके पीछे रीजन भी है। अगर आप इसका बैक पैनल देखोगे ना, तो यहाँ पर वो डिफरेंट प्रिंटिंग करी है पोको ने। अब ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई स्पेशल एडिशन फोन है। जनरली हमें प्लेन बैक पैनल मिलते हैं ना, तो जब कुछ नया सा बन के आता तो ऐसा लगता है कि हाँ, हो सकता है स्पेशल एडिशन फोन हो। वैसे जस्ट मेरे माइंड में एक और पॉइंट आया, क्योंकि मैंने स्पेशल एडिशन बोला पोको F5 को, ऐसा फील होता है। तो इस हिसाब से नथिंग फोन 1 तो बहुत क्रेजी है। ये चीज भी हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए कि 30,000 के नीचे नथिंग फोन 1 ने बहुत क्रेजी काम कर रखा है लुक्स वाइज। खैर, बाकी बेसिक चीजों की बात करूं पोको F5 की, तो यहाँ पर आईआर ब्लास्टर मिलता है, हेडफोन जैक भी दिया है, तो गेमिंग में हेल्प करेगा। बट छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस भी है, जैसे कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। ये अंडर डिस्प्ले होता तो थोड़ा प्रीमियम टच रहता। इनफैक्ट IP53 रेटिंग भी जो है बेस्ट तो नहीं होती, बट चलो एटलीस्ट IP रेटिंग है। लेकिन इस पोको F5 की ना एक चीज ने ना मेरे को बहुत डिफरेंट तरीके से अट्रैक्ट करा, और ये मेरे हिसाब से ना पोको की तारीफ भी है कि कितने इंटेलिजेंटली इन्होंने स्पीकर ऑप्टिमाइज करे। उनको पता है कि ये गेमिंग फोन ही रहने वाला है। जनरली लोग इसको गेमिंग के लिए ही देखेंगे, और इस फोन के स्पीकर्स है ना कुछ इस तरीके से ही ट्यून करे हैं कि जब आप इस पर नॉर्मल गाने सुनोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हायर फ्रीक्वेंसीज चुभ रही है कानों को। लेकिन जैसे ही आप इसमें कोई भी गेम खेलोगे, जैसे कि बुलेट्स की आवाज कितनी इंपॉर्टेंट होती है गेम खेलते समय, वो बहुत क्लियरली सुनाई देती है। तो ये मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा, तो सोचा तरीके से बताओ। इनफैक्ट मैंने कनेक्टिविटी को भी टेस्ट करा है, 5G ठीक काम कर रहा है। मैंने एयरटेल 5G यूज करा है इसमें। मैं आपको स्पीड टेस्ट दिखाता हूँ। तो अभी एयरटेल 5G कनेक्टेड है, मैं गो पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस फोन में कैसी स्पीड्स देखने को मिलती है। वैसे एयरटेल की स्पीड्स कैसी है, इससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा। तो अच्छा यार, 300 प्लस जा रहा है अभी, और मैं अभी इंडोर बैठा हूँ। सिमिलरली अपलोड्स भी देख लेते हैं। तो नो डाउट 5G अच्छा वर्क कर रहा है। एक और बात बताता हूँ, इंटरनेट पे पोको F5 की डिस्प्ले की तारीफें चल रही है। मतलब बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, इनफैक्ट मैं भी एग्री करता हूँ इस तारीफ से। जो यहाँ पर 6.67 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, अगर आप इसके अराउंड देखोगे बेजल्स कैसे है, तो वो यूनिफॉर्म फील होते हैं और काफी ज्यादा कम है। तो ये चीज इन्होंने नो डाउट फैंटास्टिक करी है, इसको प्रीमियम टच देता है। बाकी इस फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, और ये एक एमोलेड डिस्प्ले है। और साथ के साथ पोको का ये क्लेम है कि ये 12 बिट पैनल के साथ आता है। और यहीं से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी इंटरनेट पे, क्योंकि जो इस फोन में प्रोसेसर लगा है ना, वो 10 बिट पैनल से ऊपर सपोर्ट ही नहीं कर सकता। तो लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई पोको, आपने 12 बिट कैसे दे दिया। फिर जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता लगा कि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू 2 बिट बढ़ाई है, तो इसलिए 10+2 एक तरीके समझ सकते हो, 12 बिट पैनल का ये डिस्प्ले हो गई है। वैसे गाइस, पोको F5 जो है ना, HDR10+ और डॉल्बी विजन दोनों सपोर्ट करता है। और पता है क्यों बड़ी बात है, अगर आप बाकी कॉम्पिटिशन से कंपेयर करो, तो ये दूसरे फोनों में ऐसे सपोर्ट नहीं मिलता। तो OTT प्लेटफॉर्म में पोको F5 को थोड़ा बोनस जाएगा। इनफैक्ट पोको F5 की टेस्टिंग के टाइम पे ना, मैंने R-Planet देखा इसके ऊपर, इतना क्रिस्प और फैंटास्टिक आउटपुट था। मुझे काफी अच्छी डिस्प्ले लगी है। एकदम क्लियर वर्ड्स में बता देता हूँ, पोको F5 की डिस्प्ले फैंटास्टिक है। लेकिन लास्ट ईयर के मुकाबले जो पोको F4 था, यहाँ पर 1300 निट्स मिलती थी ब्राइटनेस। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे फिर से देखने को मिला, और 1000 निट्स की कर दी है पोको F5 के अंदर। बट ठीक है, आउटडोर विजिबिलिटी मुझे डिसेंट लगी, 1000 निट्स भी कोई बहुत बुरी नहीं होती। और पोको F5 की बैटरी की बात करूं, तो इस फोन में 5000 mAh की कैपेसिटी मिलती है बैटरी की, और साथ में 67 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है।
अगर रेफरेंस फिर से दूं तो iQOO Neo 7 आज भी किंग है, 120 वॉट की चार्जिंग देता है, बट मेरे हिसाब से पोको F5 का बैटरी डिपार्टमेंट डिसेंट इनफ है, मतलब सॉर्टेड फील होता है। अब फाइनली उस डिपार्टमेंट की बात करते हैं जो किसी भी Xiaomi और पोको फोन का सबसे कंट्रोवर्शियल रहता है, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। पोको F5 में हमें MIUI 14 मिलती है जो कि Android 13 पे बेस्ड है, और गुड न्यूज ये है कि अप्रैल का सिक्योरिटी पैच अपडेट इस पोको F5 में मिल रहा है। और इस फोन के साथ पोको ने क्लेम किया है कि 2 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट देंगे और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट। बट जो स्टार्टिंग में मैंने कॉम्प्रोमाइजेस की बात की थी ना, कि अच्छे प्रोसेसर के लिए कुछ कमियां छोड़ दी पोको ने, उनमें से एक कमी सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में है। जब मैंने इस फोन को फर्स्ट टाइम बूट किया ना, खैर मैंने इस वीडियो के लिए जो भी ऑप्शन मिलता है इंस्टॉल करने के लिए मैंने सब कर दिया, और वहां पर सीरियसली बहुत सारा ब्लोटवेयर देखने को मिला। तो ये चीज मैं बोलूंगा, जब भी फोन को सेटअप करो थोड़ा केयरफुली पढ़ा करो सेटअप प्रोसेस को, थोड़ी कम एप्स इंस्टॉल होगी, अच्छा क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा। बट पोको के लिए मेजर प्रॉब्लम पता है क्या रही है, कि लोगों ने खुद रिपोर्ट किया है कि हमने फोन अपडेट किया और मदरबोर्ड डेड हो गया। इनफैक्ट ये बात ब्रांड को पता है, और इसीलिए पोको ने इस पोको F5 के साथ 2 साल की वारंटी दी है, कि जिससे आप फोन अगर खराब हो जाता है अपडेट के बाद तो वो फिक्स कर सके, 2 साल की थोड़ी सी कॉन्फिडेंस दे सके अपने कंज्यूमर्स को। इनफैक्ट अगर मैं लास्ट ईयर वाले पोको F4 की भी बात करूं तो इसको भी अपडेट टाइम पे नहीं मिला था, बहुत लोगों ने शोर मचाया, तब जाके पोको F4 को अपडेट मिला। तो मेरा पोको से बस यही रहेगा कि थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाए ये थोड़े से सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर, जिससे ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चलो अभी सैड पार्ट को एक बार साइड में रखते हैं, क्योंकि सबसे क्रेजी पार्ट की बात करते हैं इस पोको F5 की, जिसको लेके पूरा का पूरा शोर मचा हुआ है इस फोन से रिलेटेड, वो है इसका परफॉर्मेंस। गाइस, जो प्रोसेसर इस बार यूज करा है ना, स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2, ये आप मान के चलो स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 के थोड़े से क्लोज आता है, जो कि बहुत पावरफुल की कैटेगरी में प्रोसेसर आ जाएगा। और 30,000 रुपए के नीचे ये प्रोसेसर इस फोन में होना एक्चुअली में बिग डील बनती है। इनफैक्ट यहाँ पर LPDDR5 रैम भी मिलती है और UFS 3.1 स्टोरेज भी दी है। वैसे मेरे पास यहाँ पर OnePlus 11R भी रखा है, Antutu रन किया था मैंने सारे फोन्स में, iQOO Neo 7 के अंदर भी और पोको F5 में भी। मेरे हिसाब से प्राइस के हिसाब से पोको F5 का ये 9,32,000 स्कोर आना बहुत क्रेजी बात है। और मजे की बात तो ये है, जब मैंने Geekbench रन करा तो यहाँ पर OnePlus 11R के मुकाबले पोको F5 के मल्टीकोर स्कोर थोड़े से ज्यादा है। और जब मैंने इसमें CPU थ्रॉटलिंग रन करी तो वो भी मुझे एकदम अच्छा ग्राफ देखने को मिला, और 85% की स्टेबिलिटी मिली वाइल्ड लाइफ के स्ट्रेस टेस्ट के अंदर। तो ये सारी चीजें बहुत एक्सीलेंट शो कर रही है इस प्रोसेसर को। और पता है गाइस, मेरे लिए सबसे शॉकिंग पार्ट क्या था पोको F5 का? गेमिंग जब मैं इसमें टेस्ट कर रहा था तो जेंशिन इम्पैक्ट एक ऐसा गेम है जो महंगे से महंगा फोन भी ना थोड़ा स्ट्रगल कर जाता है चलाने में, हीट ज्यादा कर जाता है, फ्रेम ड्रॉप्स जनरली सारे फोनों में देखने को मिलती है। लेकिन जब मैंने पोको F5 में इसको चलाया तो ये गेम इस फोन पे मैंने मैक्सिमम सेटिंग पे चलाया और ये एक्चुअली में हैंडल कर पा रहा था, वो भी मिनिमल फ्रेम ड्रॉप्स के साथ। एक और गेम है रेगफेस्ट जो मैंने खरीदा हुआ है और वो मैं सिर्फ महंगे फोन्स में टेस्ट करता हूँ। और मजे की बात ये है कि ये पोको F5 वो गेम भी चला पा रहा था और मैक्सिमम सेटिंग्स पे ना 35 से 55 FPS ये दे पा रहा था। तो ये 2 गेम्स मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि ये बहुत कम फोन रन कर पाते, नहीं तो जैसे PUBG न्यू स्टेट होता है तो सारे ही फोन आजकल ढंग से रन कर लेते हैं। स्टिल बता देता हूँ, PUBG न्यू स्टेट पे 90 FPS मिलता है और इसने 90 FPS दिए भी। और कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करूँ तो लो अल्ट्रा सेटिंग्स मिल जाती है और ये फोन 90 FPS लेकर आ रहा है। हर एक तरीके से परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में इस फोन ने मुझे शॉक किया है। मेरे हिसाब से 30,000 रुपए के नीचे ये एक्सीलेंट प्रोसेसर है। आई नो अभी तक आप इस फोन को लेके बहुत हाइप हो गए होंगे, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी सी हाइप डाउन करनी पड़ेगी। लेकिन जो इस फोन का कैमरा है ना, 30,000 का फोन है ये, लेकिन इसका कैमरा 20,000 का फील होता है। मतलब यहाँ पर 64+8+2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप तो मिलता है, OIS का सपोर्ट भी है, बट कुछ चीजें कैमरा डिपार्टमेंट में पोको की तरफ से काफी बुरी रही। जब मैं इस फोन से खींची हुई फोटोज देख रहा था ना, मैंने नोटिस किया कि शेडो वाले, मतलब जितने भी डार्क एरियाज होते हैं वहां पर ये बहुत नॉइजली आता है। वैसे कलर्स जो है ये नेचुरल लाने की कोशिश करता है। इनफैक्ट मुझे तो ये भी फील हुआ कि ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कम लेकर आता है। एक और चीज मेरे नोटिस में आई कि कंसिस्टेंट नहीं है इमेज प्रोसेसिंग। मतलब मैंने एक नॉर्मल फोटो खींची, फिर मैंने पोर्ट्रेट मोड से फोटो खींची, तो पोर्ट्रेट मोड वाली फोटो में ना बैकग्राउंड में आप देखो हाइलाइट्स बहुत बिल्कुल ब्लो हो गए। बाकी जब मैंने इसका अल्ट्रा वाइड लेंस टेस्ट करा तो वो 8 मेगापिक्सल की तरह परफॉर्म करता है, जैसे कि बाकी फोन्स में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, वैसा ही है इसके अंदर भी। बट मैं पोको को एक फीडबैक देना चाहूंगा कि जब भी मैंने लो लाइट अल्ट्रा वाइड से फोटो खींची है ना, तो हर बार आउट ऑफ फोकस फोटो आई है, मुझे कोई बग लगा
रहा है। खैर अगर मैं मेन कैमरे की लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूं तो वहां पर भी लाइक ये एवरेज परफॉर्म कर रहा है। बाकी इस फोन का फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है और जब मैंने सेल्फीज देखी तो यहाँ पर स्किन टोन थोड़ी सी ब्राइट लगी मेरे को। खैर वीडियो की बात करूं तो ये 4K 30 FPS शूट कर सकता है, वो भी स्टेबलाइजेशन के साथ। और अगर मैं आपको यहाँ पर सैंपल दिखाऊं तो यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है कि शेडो वाले एरिया में, जो भी डार्क वाले एरिया होते हैं, वहां पर ये नॉइज लेकर आता है और स्किन टोन थोड़ी सी ऑरेंजिश रहती है। और जो फ्रंट कैमरा है वो मैक्सिमम 1080p 60 FPS शूट कर सकता है और उसका भी सैंपल जब मैंने देखा वो मुझे फिर से मैं बोलूंगा यार एवरेज लगा। देखो सच तो ये है कि पोको F5 का कैमरा डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, बट क्या इसका मतलब ये है कि ये फोन अच्छा नहीं है? मैं कंक्लूजन सिंपल सा देना चाहूंगा, अगर आपकी हाई प्रायोरिटी परफॉर्मेंस है, अगर आपको 30,000 के नीचे दी बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए हो, मेरे हिसाब से आप इस फोन को इग्नोर नहीं कर सकते। इस स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 2 किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस प्राइस सेगमेंट में आएगी। यहाँ पर पोको लेकर आया है, इनको तारीफ बनती है। खैर लास्ट टिप मैं ये भी देना चाहूंगा, अगर आपको थोड़ा बेटर कैमरा, बेटर सॉफ्टवेयर और 120 वॉट की चार्जिंग चाहिए तो iQOO Neo 7 भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये भी फैंटास्टिक पावर लेकर आता है। देखो मेरा काम है आपको ऑप्शंस बताना, पिक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे फोन। खैर 30,000 रुपए का फोन खरीदने का प्लान कर रहे हो तो मैं आप लोगों को प्रोडक्ट टैग कर दूंगा यहाँ पर यूट्यूब वीडियो में ही, वहां से खरीदोगे तो मेरी भी हेल्प होगी। बाकी आप क्या सोचते हो इस पोको F5 के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।